सब क्लास जी फैक्ट इन इशू के साथ डील करता है। फैक्ट इन इशू एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। फैक्ट इन इशू मेन फैक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली इन डिस्प्यूट होते हैं एक केस में। फैक्ट इन इशू वो फैक्टर्स होते हैं जो कोर्ट को डिसाइड करने होते हैं कि ये एग्जिस्ट हुए हैं या एग्जिस्ट नहीं हुए हैं, और ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं राइट्स, लायबिलिटीज और डिसेबिलिटीज ऑफ पार्टीज जो केस में होते हैं। इन शॉर्ट, फैक्ट इन इशू सेंट्रल क्वेश्चंस होते हैं जो कोर्ट को आंसर करने पड़ते हैं। अगर फैक्ट इन इशू की इलस्ट्रेशन देखें, ए एक्यूज्ड है कि उसने बी का मर्डर किया। एट हिज ट्रायल जो फॉलोइंग फैक्टर्स है ये इशू में होंगे कि ए ने बी की डेथ कॉज की, ए का इंटेंशन था कि मैं बी की डेथ कॉज करूंगा, बी ने ए को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया, ए जब उसने बी की डेथ कॉज की ये ड्यू टू रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या उसको पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये सारे उसमें फैक्ट इन इशू होंगे। एक्सप्लेनेशन फैक्ट इन इशू की ये कहते हैं कि एक सिविल केस में जो कोर्ट फैक्ट्स फ्रेम करेगा वही उसमें फैक्ट इन इशू होंगे। जो फैक्ट्स असर्टेड या डिनाइड होंगे जो एक पार्टी को आंसर करने पड़ते हैं वही उस केस में फैक्ट इन इशू होते हैं। एग्जाम्पल, बी ने ए के ऊपर केस किया और कहा ए ने मेरे से 1 लाख रुपए लिए और वापस नहीं कर रहा है। कोर्ट फ्रेम क्या करेगा इशू कि क्या ए ने बी से पैसे लिए। जो फैक्ट प्रूव्ड या डिनाइड है वो क्या है, क्या पैसे लिए गए, ये यहाँ पर फैक्ट इन इशू है। सब क्लॉज एच में प्रिज्यूम के साथ डील करता है। ये कहता है व्हेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस अधिनियम, कोर्ट एक फैक्ट को प्रिज्यूम कर सकता है कि ये प्रूव्ड है अनलेस एंड अनटिल वो पार्टी को कहेगा आप इसको डिस्प्रूव करें या कहेगा कि आप इसको प्रूव करें। इट मीन्स मे प्रिज्यूम में कोर्ट के पास चॉइस है कि वो एक फैक्ट को प्रूव मान सकता है, लेकिन दूसरी पार्टी इसको डिस्प्रूव कर सकती है, या कोर्ट पार्टी को कह सकता है कि बिफोर हम इसको एक्सेप्ट करें आप हमें कुछ फर्दर प्रूफ्स और दें। इसका मतलब मे प्रिज्यूम एक ऑप्शनल प्रिजम्पशन है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। कोर्ट चाहे तो इसको मान सकता है प्रूव्ड, कोर्ट चाहे तो नहीं मान सकता है इसको प्रूव्ड। एग्जाम्पल, सपोज मैंने एक लेटर पोस्ट किया प्रॉपरली एड्रेस्ड और स्टैम्प्ड और उसके बाद मैंने वो पोस्ट कर दिया। कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा कि ये लेटर डिलीवर हो गया दूसरे पर्सन को, लेकिन कोर्ट की प्रिजम्पशन यहाँ पर फाइनल नहीं है। अगर दूसरी पार्टी एविडेंस देता है कि मैंने लेटर रिसीव नहीं किया तो वो उस वक्त उसको डिस्प्रूव कर सकते हैं। जो प्रिजम्पशन है ये रिबटेबल इन नेचर है, मतलब हम इसको रिबट कर सकते हैं। इसमें एक केस है मंगल राम एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस में जो एक्यूज्ड की वाइफ है वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत सालों से रह रही थी और अपने मैट्रिमोनियल होम बहुत टाइम से नहीं गई थी, लेकिन जब वो अपने मैट्रिमोनियल होम गई 1 मंथ के अंदर अंदर उस लेडी ने सुसाइड कर दिया। कोर्ट ने प्रिज्यूम किया कि जो एक्यूज्ड है ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द डेथ ऑफ द लेडी, लेकिन जो हस्बैंड एंड इन लॉज है उन्होंने ये प्रूव किया कि जो लेडी की डेथ है ये क्रुएलिटी की वजह से नहीं हुई है। कोर्ट ने इसमें कहा जो प्रिजम्पशन है ये रिबटेबल इन नेचर है, मतलब अगर कोर्ट प्रूव्ड मानेगा इस प्रिजम्पशन को आप इसको रिबट कर सकते हो, मतलब डिस्प्रूव करा सकते हो अगर आपके पास एविडेंस है। जब ये डिस्प्रूव हो गया तो कोर्ट ने एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया। उसके बाद सब क्लॉज आई नॉट प्रूव्ड के साथ डील करता है। एक फैक्ट को हम नॉट प्रूव्ड तभी मानते हैं जब वो नाइदर प्रूव होगा और नॉर डिस्प्रूव होगा। एग्जाम्पल, ए क्लेम कर रहा है कि मैंने बी को 1 लाख रुपया दिए, लेकिन ए के पास कोई एविडेंस ही नहीं है कि वो प्रूव करे कि मैंने बी को पैसे दिए, लेकिन बी भी डिस्प्रूव नहीं कर पा रहा है कि मैंने ए से पैसे लिए ही नहीं। कोर्ट इस केस में क्या कहेगा कि ये फैक्ट ना तो प्रूव ही हो रहा है और ना ही डिस्प्रूव हो रहा है, सिंपली ये फैक्ट नॉट प्रूव्ड है। सब क्लॉज जे प्रूव्ड के साथ डील करता है। एक फैक्ट को प्रूव्ड तभी माना जाता है जब कोर्ट तमाम एविडेंसेस को कंसिडर करेगा और बिलीव करेगा कि ये फैक्ट एग्जिस्ट हुआ है, या कंसिडर करेगा इट्स एग्जिस्टेंस ए प्रूडेंट मैन अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ए पर्टिकुलर केस एक्ट ऑन सपोजिशन, कहेगा कि ये फैक्ट एग्जिस्ट हुआ है। एग्जाम्पल, ए के ऊपर चार्जेस लगे कि उसने बी का फोन लिया। अब एविडेंसेस सीसीटीवी फुटेज, आई विटनेस और फोन ए से जब लिया गया तो उस वक्त एक प्रूडेंट मैन भी बिलीव करेगा कि ए ने ही थेफ्ट कमिट किया। जो ये फैक्ट था कि क्या ए ने थेफ्ट कमिट किया ये प्रूव्ड हो गया। सब क्लॉज के रिलेवेंट के साथ डील करता है। एक फैक्ट को तभी रिलेवेंट माना जाता है दूसरे फैक्ट का जब जैसे प्रोविजंस ऑफ दिस अधिनियम कहते हैं अगर ये उस तरीके के साथ रिलेट करता है
तभी इसको रिलेवेंट फैक्ट माना जाता है। रिलेवेंट फैक्ट कोर्ट को अंडरस्टैंड कराता है कि ट्रूथ ऑफ द केस क्या है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर एक फैक्ट दूसरे फैक्ट को क्लियर, बिलीवेबल और अंडरस्टैंडेबल बनाता है तभी उसको रिलेवेंट फैक्ट माना जाता है। एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन एक्यूज्ड है कि इसने मर्डर किया और विटनेस ने उसको क्राइम सीन के नजदीक देखा था, जो उसकी प्रेजेंस क्राइम सीन के नजदीक है, ये रिलेवेंट है मर्डर केस से, क्योंकि इससे पता चलता है कि इसी ने मर्डर किया है। रिलेवेंट फैक्ट पजल पीस की तरह होते हैं, जो पीस पजल को फिट होगा, पजल को सॉल्व करेगा, उसी को रिलेवेंट माना जाता है। सब क्लॉज एल शल प्रिज्यूम के साथ डील करता है। ये कहता है व्हेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस अधिनियम, कोर्ट एक फैक्ट को प्रिज्यूम करता है एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल ये दूसरी पार्टी को कहता है कि आप डिसप्रूव करें इसको। शल प्रिज्यूम में कोर्ट को एक फैक्ट को ट्रीट करना पड़ता है एज प्रूव अनलेस एंड अनटिल की दूसरी साइड उसको डिसप्रूव करार दे। कोर्ट को एट द बिगिनिंग कोई चॉइस नहीं होती है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है इसको प्रूव्ड। बट अगर एविडेंस इसके अगेंस्ट दिए गए, जो कोर्ट की प्रिजम्पशन है, हम उसको तोड़ भी सकते हैं। एग्जाम्पल, एक पर्सन के पास स्टोलन गुड्स की पोजेशन पाई गई सून आफ्टर द थेफ्ट। कोर्ट प्रिज्यूम ये करेगा या ये इसी ने चोरी की है या ये रिसीव करता है स्टोलन गुड्स को, अनलेस कि वो पर्सन ये प्रूव करे कि मेरा कोई कनेक्शन ना तो थेफ्ट के साथ है ना ही स्टोलन गुड्स के साथ है। इवन जैसे कि एक फोन की चोरी हो गई, अब वो फोन डी के पास पाया गया, कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि या तो बी ने चोरी की है या ये स्टोलन गुड्स अपने पास रखता है। अगर बी ये प्रूव करेगा कि मैंने इस दुकान से इसको लिया, प्रॉपर रिसीट दिखाएगा, तो वो कोर्ट की प्रिजम्पशन को ब्रेक भी कर सकता है। आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर मिलता है आपको लॉ का कंटेंट इजी लैंग्वेज में।